गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल में आपका पांचवा अध्याय का भाग 1। पांचवा अध्याय का जो शीर्षक है वो है प्राकृतिक वनस्पति वनाश्रित समुदाय। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे कि वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें प्राकृतिक वनस्पति में आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि प्राकृतिक वनस्पति को तीन भागों में बांटा गया है। वन और है झाड़ियाँ तथा घास भूमि। ये 3 भागों में अलग अलग रूप में बांटा गया है। इसमें आप लोग वन के बारे में पढ़ेंगे कि वन को कितने भागों में बांटा गया है। जिसमें आपका देखोगे इसमें वन के बारे में बताया गया है कि वनों के बारे में लोगों को अलग अलग धारणाएं होती हैं और वो उनका अलग अलग महत्व तथा अलग अलग उसका महत्व बताते हैं। कुछ लोग वन से डरते हैं, तो उनका कहना होता है कि बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू आदि इत्यादि होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें वनों से भय नहीं लगता है और वे अपने बच्चे भी निडर होकर घने जंगलों में या फिर घने वनों में घूमते हैं और खेलते हैं। तथा कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोग वनों की सुंदरता से भी प्रभावित होते हैं और उन्हें पूजनीय मानते हैं। तथा कुछ लोग वनों को यहाँ पर आर्थिक संसाधन मानते हैं, जिससे उद्योगों के लिए यहाँ पर कच्चा माल जैसे इमारती लकड़ी है और बांस है, तेंदुपत्ता इत्यादि यहाँ से प्राप्त करते हैं और अपने जीने का जो साधन होता है उसको वो बनाते हैं। इसी में देखते हैं हम लोग, इसमें वनों का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग वनों से छोटी झोपड़ियाँ बनाकर वहाँ पर निवास करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर रहकर छोटे जानवरों का शिकार करके और यहाँ पर फलों को एकत्रित करके अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं कि वनों से कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है जो वनों में ही रहकर गुजरता है। वहीं से उन लोग अपने जीविका के साधन को जुटाते हैं, जैसे कच्चे शिकार करके या फिर कंदमूल फल इकट्ठा करके वो लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वनों से उनको डर लगता है कि बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े वृक्ष तथा वहाँ पर जंगली जानवरों का भय बना रहता है। तो इसमें अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके से वनों का महत्व बताते हैं। इसमें कुछ लोग हमें यह भी याद होगा कि न केवल हम मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, घास जो फूल, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि भी जंगलों में पनपते और यहाँ पर बढ़ते हैं। जबकि हम जंगलों के बारे में विचार करें तो इससे इन सबके हितों के बारे में ही सोचना होगा। यहाँ पर अलग अलग, चाहे वह जंगली जानवर हो, चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े क्यों न हो, ये जंगल में ही रहते हैं और जंगल में ही उनका महत्व बताया जाता है। जंगल या फिर वन क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए कई तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वन क्या है, वन का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले इसमें कक्षा में सभी विद्यार्थियों वन में अपनी परिभाषा लिखेंगे और फिर सब उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी अलग अलग तरीके से इनकी परिभाषाएं लिखी गई है। तो दरअसल वनों की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती है। हम वन को किस रूप में देखते हैं उससे उसकी परिभाषा तय होती है। तथा उदाहरण के लिए जब हम यह कह सकते हैं कि वृक्ष एक झाड़ियों से ढका हुआ विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं, और इससे यह प्रश्न उठता है कि कितना बड़ा भूभाग।
पेड़ों से ढके होने के कारण का क्या मतलब होता है? कितना घना होता है? क्या एक रबड़ या फिर सागौन या फिर नीलगिरी का जो रोपण जो या प्लांटेशन किया जाता है भी वन है? क्या हम वनों में को उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े तथा जानवर पक्षी भी और मनुष्य के बिना पूर्ण मान सकते हैं? किसी भी परिभाषा के साथ में यहाँ पर हम इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं और फिर भी हमें वन के बारे में किसी समझ को लेकर आगे बढ़ना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिकांश वन में निम्नलिखित बातें देखी जा सकती हैं। यहाँ पर वन की परिभाषा बताते हुए कहा है कि ऐसा भूभाग जो बड़े बड़े वृक्षों और झाड़ियों से ढका हुआ भूभाग होता है उसे हम वन कहते हैं। तो उसमें प्रश्न उठता है कि कितना बड़ा भूभाग होगा या कितने घने वन होंगे या फिर कौन कौन से वृक्ष होंगे। तो हम अपने दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसमें वन हम उसी को कहते हैं जितने बड़े भूभाग में बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का वृक्ष हो, चाहे सागौन हो, चाहे शीशम हो, चाहे वह आम का हो। ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो घने होते हैं उसको हम वन कहते हैं। और इसी के आधार पर वनों को में निम्नलिखित बातें देखी जा सकती है। एक विशाल क्षेत्र कई किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है जिसमें पेड़ और अन्य वनस्पति जैसे घास है, झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बगैर ही उगते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि ऐसे वन जो बिना किसी मनुष्य के द्वारा न लगाया हो, बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना ही वो वन अपने आप उगते हैं, चाहे वो बड़े लंबे लंबे वृक्ष हो, बड़े वृक्ष हो, झाड़ियाँ हो या लताएं वाले पौधे हों। इसमें जैसे विविधता, जहाँ पर विभिन्न तरह के जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से रहते हैं, वे प्रजनन करते हैं। भारत के जंगलों में कई जनजातियां समुदाय रहते हैं जिन्होंने अपने आप में उन जंगलों के अनुरूप ढाला जाता है और जंगल में कम से कम हस्तक्षेप करके जीवन व्यतीत किया जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यवस्था होती है, जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? जंगल। तो इसमें साफ सुथरे ढंग से हम कह सकते हैं कि बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप किए बिना ही जो झाड़ पेड़ पौधे उगते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे जीव वन्य प्राणी रहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? जंगल। वन कितने प्रकार के होते हैं इसमें, और वन वे कहाँ पाए जाते हैं? इन वनों में पाए जाने वाले इस सवाल का उत्तर जटिल है, क्योंकि हजारों साल पहले लगभग पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं मिट्टी, सूरज और रोशनी और वर्षा होती थी वहाँ व्याप्त थे। अतः ध्रुवीय प्रदेश, ऊंचे बर्फीले पर्वत, रेतीले या फिर चट्टानी प्रदेशों में कम वर्षा वाले रेगिस्तानों को छोड़कर भूमि, बस्ती वनों आदि में ये वन पाए जाते थे। तो इसमें आपका देखेंगे जो इलाके खेती, खाद्यान्न, बागान, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त होते हैं वे तेजी से वनों के उपजाऊ यहाँ पर तेजी से वनों को सफाया हुआ और 20वीं सदी में की शुरुआत तक का इन्हीं इलाकों में बचे रहे जो खेती लायक नहीं थे। जैसे यहाँ पर पहाड़ी, पथरीले, दलदली इलाके। यहाँ पर देखते हैं वन कहाँ पाए जाते हैं। इस स्थानों में इसका उत्तर देना बहुत ही जटिल होता है, क्योंकि हजारों साल पहले यहाँ लगभग पूरी पृथ्वी में जहाँ कहीं मिट्टी, सूरज की रोशनी तथा वर्षा होती थी वहाँ व्याप्त वन पाए जाते थे। और अन्य ध्रुवीय प्रदेश में अगर हम उसकी स्थिति देखते हैं तो ध्रुवीय प्रदेश में पूरी तरह से बर्फ जमा हुआ होता है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। उसी प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र है,
वहाँ पर भी गर्मी इतना अधिक होता है कि वहाँ पर भी बड़े बड़े वृक्ष या बड़े बड़े झाड़ियाँ, लताएं वाले पौधे नहीं मिलते हैं। और अधिकांश करके देखेंगे ऐसे ही क्षेत्र को मनुष्य ने चुना है जहाँ पर उसे पर्याप्त जगह मिलेगी। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेतों को साफ कर करके वो उसने जंगलों को साफ करके उसने खेत का निर्माण किया है और अपने लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है और वन की यहाँ सघनता के आधार पर उनमें पाई जाने वाली जो वनस्पति के आधार पर, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर तथा वनों की सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। ये बहुत घने वन और खुले झाड़ी तथा विकृत वन पाए जाते हैं। उनका वो अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें देखेंगे प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार से है। वन विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर, जिसमें वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें देखेंगे आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन के आधार पर यहाँ पर शासकीय वन, जहाँ पर कोई भी पेड़ को, शासकीय वन जहाँ ना कोई पेड़ को काट सकता है, ना ही जानवरों को चरा सकता है और ना ही उस वनों का घरेलू रूप में उसका उपयोग कर सकता है। इस पर सरकार का पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है, उसको हम कहते हैं आरक्षित वन। आप देखते हैं इसमें रक्षित वन कौन से हैं। इस प्रकार के वनों में पशुओं को चराने की अनुमति होती है और इसमें घास काटने, जलाऊ लकड़ी बीनने तथा लघु वनोपज इकट्ठा करने की सुविधा दी जाती है। और हमारे देश में ऐसे वन हैं 29.2% इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत में इसमें पशुओं को चराने के लिए तथा लकड़ियों को चुनने के लिए इसमें लकड़ी काटने की छूट दी जाती है और इस प्रकार के वन हमारे यहाँ 16.4% वन पाए जाते हैं। वनों को इसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो उनके आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। जहाँ पर बहुत घने जंगल वन होते हैं और आप देखे होंगे कि जो सरकारी वन होते हैं, जैसे सरकारी वन जो लगाया जाता है, उनको पब्लिक को उनको ना तो काटने की अनुमति होती है, ना ही उसमें पशुओं को चरा सकते हैं। इस प्रकार के वन को आरक्षित वन कहा जाता है। और इसमें देखते हैं रक्षित वन में देखेंगे जिसमें पशुओं को चराने, लघु वनोपज को इकट्ठा करने, लकड़ी को बीनने की अनुमति होती है। और जो आरक्षित वन होता है वो पूरी तरह से छूट दिया जाता है। तो एक तो है संरक्षित वन, रक्षित वन और आरक्षित वन। ये 3 प्रकार से वनों का प्रशासनिक रूप से वर्गीकरण किया गया है, जिससे वनों को सुरक्षित रखा जा सके। तो बच्चों, इसमें आप लोगों ने आज इसका भाग 1 पढ़ा। आप पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।